हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, मैं रामनिवास आप सभी लोगों का शिक्षा कुल क्लासेज के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा कुल क्लासेज क्यों इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये औरों से क्यों डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है एक हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम और जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सारे जो टीचर है वो मास्टरमाइंड है। यानी आपको कंसेप्चुअल स्टडी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वो भी आप यहाँ पर देखिए कि जितने भी जो कंसेप्ट है उनके ओरिएंटेड पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी होगी। यानी यहाँ पर मेहनत टीचर करेंगे और लेस एफर्ट आपका रहेगा और आपको सफलता श्योर है, निश्चित है। क्योंकि आजकल इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया के अंदर जो यूट्यूब का जो पूरा जहान है, इसके अंदर हम ये डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो ये दोनों चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको टीचर बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है और क्या चीज किस वे में आपको पढ़नी है ताकि आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर चली जाए। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से और एक बेहतरीन वे में आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को शिक्षा कुल क्लासेज को ज्वाइन करने की मैं प्रोसेस बताता हूँ। देखिएगा, अगर जिन लोगों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल आपको अदर भी देखने को मिलेंगे, शिक्षा कुल पीसीएस के नाम से भी, शिक्षा कुल वन लाइनर एग्जाम्स के नाम से भी, इनको भी यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद में जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। यहाँ पर इस नाम से आप सर्च कर लीजिएगा और आपको शिक्षा कुल पीसीएस यानी इंस्टाग्राम जो चैनल है वहां पर भी आप ऐड हो सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि क्यों डिफरेंट है और यहां पर क्या है भाई और लोगों से क्यों ये अलग है। तो यहां पर आप देखिए आपको मिलती है लाइव मेंटरशिप। लाइव मेंटरशिप का मतलब ये होता है कि आप जब तक देखिए टीचर और स्टूडेंट का वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो पाता तब तक हम आप लोगों की कमी नहीं जान पाएंगे। तो यहां पर आपको मिलती है लाइव मेंटरशिप, यानी टीचर आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम उनको बताओगे। तो यानी ये बात हो गई कि आपके टेबल टॉक वाला सेम प्रोसेस हो जाता है। भाई हम इतनी दूर बैठे हैं, आप कहीं बैठे हो, हम कहीं बैठे हैं, तो इंडिविजुअल वन के लिए आपको कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आपको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, यानी मेंटर वो बंदा होता है जो आपको एकदम जीरो से लेकर और जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, वहां तक आपको पहुंचा दे, तो वो आपका मेंटर होता है। तो आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, अप टू डेट फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, अगर एक पॉइंट भी इवन चेंज हुआ है तो वो पॉइंट भी आपको यहां पर बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा और आपको अप टू डेट मिलेगा। ठीक है। अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, यानी अगर आप किसी वीडियो को अगर ऐप पर अगर क्लासेस देख रहे हैं तो वहां पर अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया हट जाएगा या 2 बार 5 बार 10 बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस है, यानी आप अपने डाउट है वो लाइव पूछ सकते हैं। यहाँ पर कंप्रिहेंसिव पीडीएफ नोट्स का मतलब है कि जो क्लासेज हुई है उनके पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद में जो मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए आंसर राइटिंग के लिए भी आपके लिए स्पेशल सेशंस रहेंगे। तो ये सारी चीजें औरों से इसको डिफरेंट बनाती है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा आपको बिल्कुल ये सारी चीजें अच्छी लगी और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ टेस्ट सीरीज एंड मॉड्यूल से आप लोगों के लिए। देखिए, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है मात्र 1099 रुपीज में। और अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की मॉड्यूल बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं तो आपको 50% तक का ऑफ चल रहा है। 6000 के अंदर आपको ये मिल रहा है, एडमिशन अभी चालू है। आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके वहां से अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप नो डाउट यहां पर कॉन्टेक्ट कीजिए, टीम आपके साथ में इंटरेक्ट करेगी और आपको जो भी आपकी समस्या उसका समाधान होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्रैश कोर्स है भाई, कंप्लीटली फ्री है। और ये कहां मिलेगा आपको? शिक्षा कुल ऐप के अंदर आपको मिलेगा। तो आपको अभी डाउनलोड कर लेना ऐप को, शिक्षा कुल ऐप को, और इसके अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो क्रैश कोर्स है इसको अवेल कर लीजिएगा और जल्दी कीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज है, जो कि भाई मात्र 499 रुपीज में या नाम मात्र फीस में आपको देखने को मिलेगी। हाई क्वालिटी कंटेंट है, बिना देर के इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पर भी। और ये स्पेशल हमारा जो सेशन रहेगा ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग रहेगा।
और इसके अंदर आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। यानी हम एक एक क्वेश्चन की सर्जरी करेंगे। देखिए पढ़ते सभी हैं, पढ़ाते भी सारे ही हैं, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाना क्या होता है वो चीज आप देखोगे, पढ़ना कैसे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। आना और करना, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। पेपर आता है हमें और पेपर हमें एग्जाम हॉल में बैठ के कैसे करना है, दोनों बातों में बहुत फर्क हो जाता है। तो मैं दोनों चीज आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए और हम मेंटल अप्रोच के साथ में क्या कर सकते हैं, है ना। रट के किसी भी चीज को नहीं किया जा सकता। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरेस्ट लोगे तो बहुत मजा आएगा। आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी होगी, मिनिमम रटाफिकेशन होगा और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप यहां पर अचीव कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, मेरे साथ में आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, थॉट ऑफ द डे की बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। आप यहां पर देखिए इसमें क्या लिखा है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल, यानी हमेशा हर चीज इम्पॉसिबल प्रतीत होती है। कब? जब until it's done, जब तक उसे किया नहीं जाए तब तक चीज हमेशा इम्पॉसिबल लगती है। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट है, तो मेरे पास में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसी कई बार क्वेरीज आती है, जब शुरू में वो एंटर होते हैं कोर्स के अंदर कि सर हमें मैथ्स से बहुत डर लगता है या मैथ्स हमें समझ में नहीं आती, ऐसा कुछ, मतलब वो कहीं भी किसी भी जगह पढ़े हो। तो भाई मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि आपने कभी उसकी शुरुआत ही नहीं की है, आपने कभी ऐसे मान के ही नहीं चला है कि भाई मैथ्स को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, उसको रेगुलर बेसिस में उसको पढ़े। आपने हमेशा उसको पार्ट टाइम रखा है, आपको पता है कि आपको मुश्किल लगता है, तो आपने कभी ढंग से उसको पढ़ना शुरू भी नहीं किया। तो एक बार अपनी नीयत सही कीजिएगा, उसके बाद में आप पढ़ना शुरू कीजिए। फिर देखिए मैथ्स आपको ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% एक्यूरेसी देता है, जो कभी आपको किसी प्रोबेबिलिटी में नहीं छोड़ता, कोई संभावना में नहीं छोड़ता। क्वेश्चन आपके बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यार, 10th लेवल का सिलेबस है, कहां मुश्किल होगा, हमने पढ़ रखा है 10th लेवल का, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं आपको इजी वे में करके बताऊंगा। चलिएगा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद में आप इसको देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस, यानी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है। भाई कितनी सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस, यानी आपसे पूछा है कि विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर समचतुर्भुज होता क्या है, एक्चुअली में जो रोम्बस है वो होता क्या है, जरा इसके बारे में तो हमें बताओ। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इसकी क्या औकात है। भाई हमने क्या किया, एक रोम्बस बनाया। रोम्बस का समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है आप यहां पर देखिएगा, ये आपका एक समचतुर्भुज है, यहां पर मैं आपको मेंशन कर देता हूं। अब होता क्या है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल की बात होती है, चतुर्भुज की बात होती है, तो इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इसके अंदर हमेशा दो डायगोनल होते हैं। क्या होते हैं भाई? दो डायगोनल होते हैं, विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण क्या होता है कि भाई एक किनारे को छोड़कर अगर आप मिलाते हो, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी, चतुर्भुज का मतलब जिसमें चार भुजाएं हो, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें चार भुजाएं हो। ठीक है, इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन बहुत सिंपल है, सारी चीजें इंटररिलेटेड है। हमने आज तक पढ़ा है या किसी ने पढ़ाया है तो हमें सिर्फ लिखवाया गया, फिर हमें रटना पड़ा। कभी चीजें ढंग से समझो तब आपको पता चले। हमने देखा हमारे पास में चार क्या दिए गए हैं भाई, इनके कॉर्नर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके चार शीर्ष हैं उसको हम चतुर्भुज बोल देंगे, यानी हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। और क्वाड्रिलेटरल में भी कंडीशन अलग अलग आ जाती है कि भाई जिसकी सभी भुजाएं आपस में, अगर कोई दो भुजाएं समांतर हैं यानी पैरेलल लाइंस हैं, और दूसरी बात कि इसके अंदर सभी जो साइड्स हैं वो आपकी क्या हो जाएं, समान हो जाएं। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर पैरेलल साइड्स हो जाती है और वो सारी की सारी जो साइड्स हैं वो आपके बराबर हो जाए तो दो आकृति यहां पर आपको मिलती है। लेकिन यहां पर दोनों में डिफरेंस देखिए क्या मिलेगा आपको। पहली चीज तो ये मिल जाएगी कि सर एक स्क्वायर भी तो बन सकता है, तो बात आपकी बिल्कुल सही है, स्क्वायर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां पर आपका स्क्वायर भी बनाया जा सकता है। तो आपने यहां पर देखा कि सर ये भी तो ABCD होता है, तो ये भी बन सकता है। तो इसकी भी भुजा कितनी है, अगर A है तो सभी भुजाएं आपकी क्या हो जाएगी, समान। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, A और कितना बन जाएगा, A बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क देखिएगा, ये जो ऊपर वाला जो रोम्बस है ना समचतुर्भुज, इन दोनों में यहां सिमिलरिटी है कि दो भुजाएं आपस में समांतर है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल लाइंस है यानी समांतर भुजाएं हैं, और सभी भुजाएं समान है। अगर ऐसा होता है तो दो स्ट्रक्चर बनती है, हमारा स्क्वायर बन जाता है, हमारा रोम्बस बन जाता है। लेकिन यहां पर ये एक कंडीशन आ जाती है कि अगर मान लीजिए
कि इसके सभी कोण क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो भाई ये स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है एक सिंपल सी और सीधी सादी स्ट्रक्चर है, बड़ी प्यारी सी स्ट्रक्चर है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो ये आपका स्क्वायर बन जाता है, वर्ग बन जाता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट हो गया। जो ही इसको हमने सीधा किया तो सब कुछ सेट हो गया। इसका मतलब दोनों इसके विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो हमेशा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके अंदर ये विकर्ण बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात ध्यान में रखना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमेशा जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब है कि आधा इधर छोड़ दिया जाएगा, आधा इधर छोड़ दिया जाएगा, ये भी आधा इधर होगा, ये भी आधा इधर हो जाएगा। यानी जब भी ये काटेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर डायगोनल आपस में काट रहे हैं तो हमेशा समद्विभाजित करेंगे। लेकिन अब बात को समझिएगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि भाई इसके अंदर तो थोड़ी सी आकृति को आपने टेढ़ा कर दिया, तो ये कॉर्नर नजदीक आ गई, ये दूर आ गए, तो इसका मतलब इसको D1 बोल दिया जाए, इसको क्या बोल दिया जाए, D2। क्योंकि लेंथ जब डिफरेंट हो जाती है तो हम जो डिफरेंट चीजों को नोटेशन देंगे, पहला को हम 1 बोल देंगे, दूसरे को हमने 2 बोल देंगे। ठीक है, तो D1 और D2 बन गया। इसके बाद में हमने ये देखा कि सर इनको और कैसे सोल्व किया जाए, तो हमेशा इनके रिगार्डिंग हम एक चीज पढ़ते हैं कि इसका एरिया कैसा निकाला जाए। तो एरिया हमेशा क्या होता है, इनका बेस इंटू हाइट होता है, आधार इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो आपने कहा सर ये होता है इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्लियर, तो यहां से हमने देखा कि भाई इसके आधार पर इसका आप निकाल सकते हो, इसका बेस और इसके हाइट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। इसका बेस हम अगर लेंगे, इसकी अगर हम बात करें तो इसका बेस लें तो ए होगा, यहां पर ए होगा तो हम बोल देते हैं भुजा स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब विकर्ण दिए गए हो, इसका एरिया अगर निकालना हो तो हमेशा ध्यान में रखना इसका एरिया कितना हो जाता है, हाफ D1 इंटू कितना बन जाता है भाई, D2 बन जाता है। कितना आपका कितना हो जाएगा, आधा इंटू क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल, है ना, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। उसके बाद में हमने देखा सर और क्या पॉसिबिलिटीज है, और क्या इसमें कंडीशंस होती है। तो पहली कंडीशन आपकी ये होगी, दूसरी कंडीशन यहां पर हो जाती है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 4A स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसके रिगार्डिंग 2 प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। सबसे बड़ी ये तो देखो एक्चुअल में होता है, ठीक है, लेकिन करना कैसे है वो चीज मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब ये जो विकर्ण होते हैं ना, ये इसको कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोम्बस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं भाई, इंटरसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यार अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा। अब रोम्बस मैं बना लूं यहां पर वापस, और इसी क्वेश्चन को हम यहां पर सोल्व करते हैं। तो आपने यहां पर देखा कि भाई इसका डायगोनल ये वाला हो जाएगा, एक डायगोनल ये वाला हो जाएगा। क्लियर, और ये आपस में कितने डिग्री पर काटते हैं भाई, 90 डिग्री पर काटते हैं। अब ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा इसको, है ना, तो ये भी आधा आधा इधर आ जाएगा। इसमें बोला कि प्रत्येक भुजा कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद में आप एक चीज बताओ, और क्या दिया गया है, हमें ये बोला गया है कि एक इसका डायगोनल है ना वो 24 सेंटीमीटर है। तो 24 है, इसको मैं आधा आधा कर दूं, तो मैं यहां पर करता हूं 12, इसको इधर कर देता हूं, 12 इधर कर देता हूं। ठीक है, हमने किसी को भी मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में आप एक चीज बताओ कि मेरे पास में एक यहां पर ये बन जाता है आपका ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, अभी राइट एंगल ट्राइंगल आपका यहां पर 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या रहता है भाई, हाइपोटेनस रहता है, कर्ण रहता है। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ये जो डायरेक्शन है ना, यहां चाहे आप लंब मान लो परपेंडिकुलर, और चाहे आप इसको क्या मान लो, बेस मान लो। तो इसका मतलब इन दोनों का, ठीक है, यहां से हम देखता हूं इन दोनों को कैसे फाइंड आउट, इसको कैसे फाइंड आउट करूं भाई। तो आपने यहां पर देखा सर ट्रिपलेट बन रहा है, जिसके अंदर हाइपोटेनस कितना आ रहा है, 13, एक कितना आ रहा है, 12, तो एक चीज कितनी आ जाएगी, 5। इसका मतलब इस x का मान कितना है, 5, तो यहां पर भी कितना होगा, 5। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि सर D1 इंटू D2। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे भाई, हाफ, और D1 इंटू कितना हो जाता है, D2, विकर्णों का गुणनफल। तो हमने कर दिया सर आधा
और यहां पर 5 और 5 कितना हो गया भाई 10 हो जाएगा एक विकर्ण। एक आपका कितना दिया हुआ था 24 दिया हुआ था, इसको कैंसिल आउट करके कितना कर दो भाई 12, तो हमारे पास में 120 आ जाएगा। 120 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बताइए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर कोई समस्या नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 2000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10%। 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन आपके सारे लगभग जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ऐड किए इसके अंदर, जो कि आपको लेवल के अकॉर्डिंग है। और आप देखिएगा कि इन क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं। आपने यहां पर देखा 3 साल में 2000 रुपए का डिफरेंस निकालना, किसका भाई, यहां पर एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस निकालना है। यहां पर क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए जब भी पूछा जाए तो डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखना क्या होगा। आपने कहा सर जितनी भी जो रेट दी होती है ना उसका स्क्वायर करके और यहां पर कितना कर देना भाई 100% आपका बन जाएगा। जैसे यहां पर देखिए ये आपका 10 दिया है ना, तो इसका अगर आपको डिफरेंस बनाना हो 2 साल का तो आप यहां पर क्या करोगे कि सर 10 का स्क्वायर करके मैं नीचे 100 कर दूं तो भाई कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा। कितना 1% डिफरेंस किसका आ जाएगा 1%, 2000 का 1% आपका डिफरेंस आ जाएगा। वैसे भी आप मान के चलिए जब बात 2 साल की होगी तो मैं अगर एसआई और सीआई की अगर मैं बात करता हूं तो बात को समझिए क्या होगा। यहां पर हमने देखा कि सर अगर यहां पर बात करूं तो पहले साल ए है और दूसरे साल बी है, तो मैं 10 और 10 अगर मैं ऐड कर दूं तो भाई मेरे पास में 20% ही रेट बनेगी। कितनी बनेगी भाई 20% ही रेट बनेगी। 20% के हिसाब से आपका 2 साल का ऐसा ही आएगा 2000 रुपए का। और अगर मैं सीआई की यहां पर अगर बात करता हूं तो सीआई देखिएगा कितना बनेगा। आपने कहा सर सीआई बनता है ए प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100। ये कितने साल की बात होती है भाई, आपने कहा सर ये 2 साल की बात है, तो आप ये देखिएगा कि 10 + 10 और प्लस कितना हो गया 10 × 10 और नीचे हम कितना कर देंगे भाई 100 कर देंगे। आप यहां पर देखिए 21%। तो अभी तो मैंने कहा था कि अगर मैं हम रेट की अगर बात करें तो ये 20% है और ये 21% है, तो डिफरेंस यहां पर कितना देखने को मिल रहा है। आपने कहा सर डिफरेंस हमें यहां पर देखने को मिलेगा 1% का। तो ये तो मैं डायरेक्ट ऊपर बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, ये चीज तो मैं पहले ही आपको लोगों को क्लियर कर चुका हूं। अगर वैसे नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि पहले साल सर 100 था, मान लो 110 रुपए देने पड़ेंगे, अगले साल भी 100 का 110 देना पड़ेगा। हम कैंसिल आउट कर दें तो सर 121 देना पड़ेगा 100 पर, तो भाई 21 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये 21% रेट बन जाती है आपकी सीआई की। कितने की बन जाती है सीआई की। तो सीआई हमेशा सक्सेसिव इंक्रीमेंट को शो करता है, हमेशा क्रमागत वृद्धि को शो करता है। तो इसलिए हम 3 साल की बात करें तो सर, तो 3 साल की बात करते हैं तो मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं कि जब बात 3 ईयर की आ जाए, कितने साल की 3 साल की अगर बात हो तो ऐसा ही हमेशा आपका कितना रहेगा 3 × 10, यानी कितना बन जाएगा भाई 30%। जब 10% रेट है तो 30%। जब सीआई की बात करें तो भाई तो आपको सर इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो आप इसका a + b करके इसको 2 टुकड़ों में कर लो। पहले का 21% आया था, एक 10% और लगेगा, तो वापस यही फॉर्मूला लगा दो, आपके पास में फिर आ जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा तो आप यहां से देख सकते हैं कि सर मान लो हम इसको करें तो 10% का मतलब कितना हो जाता है 1/10 बन जाता है। इसका मतलब सर 10 रुपए की चीज पर 11 देने पड़ेंगे, 10 की चीज पर 11 देने पड़ेंगे और 10 की चीज पर 11 देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के सर 1331 हो जाएगा। नीचे कितना आ गया 1000। तो हमेशा परसेंट तो मेरे भाई 100 पर होता है, तो इसलिए यहां पर 0 हटाओगे तो यहां पॉइंट लगा दोगे। तो आपने यहां पर देखा सर कितना बढ़ रहा है ये 100 से, तो 100 से बढ़ रहा है भाई 33.1% बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच में जब डिफरेंस की बात करूं तो आप खुद बता दो ना डिफरेंस कितना आ रहा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। आपने कहा सर 33.1 और 30 है तो 3.1% का डिफरेंस आ गया।
अब ये 3.1% का डिफरेंस किसका है, 2000 का। तो आप यहां पर टोटली डिफरेंस को फाइंड आउट कर लो इन अमाउंट। आपने कहा सर 2000 और उसका हमने 3.1 अपॉन क्या कर दिया भाई, 100 कर दिया। यहां से आप देखिए 62 रुपीज आ जाएगा। कितना भाई, 62 रुपीज। तो एक तो ये तरीका था। तरीके बहुत है, बहुत सारे मेथड है। जब हम डिटेल में टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। आपको यार कुछ है ही नहीं, टॉपिक की कुछ औकात ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए फिर हम आगे चलते हैं। तो आप इसके लिए फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूले इसके लिए। कैसे भाई, देखिए अगर मैं 3 ईयर की बात करता हूं तो यहां से आपको देखना पड़ेगा कि यार अगर 3 ईयर में और क्या किया जा सकता है सर। अगर 2 ईयर की बात करो तो 2 ईयर के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि डिफरेंस अपॉन आप प्रिंसिपल, और यहां पर आप रेट अपॉन कितना कर दोगे, 100 का स्क्वायर। अगर आप 3 ईयर की बात करते हो तो 3 ईयर के अंदर डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, यहां पर क्या रिलेशन बनेगा आपको सर, डिफरेंस नीचे प्रिंसिपल और यहां पर क्या आ जाता है आर अपॉन 100 का स्क्वायर। एक चीज एक्स्ट्रा और आ जाएगी, वो बन जाती है 300 प्लस का आर, और नीचे कितना आ जाता है 100। ठीक है, रटोगे तो आपको ये चीजें रटनी पड़ेगी। बेसिक से अगर आप और करोगे तो आप इसको बेसिक से वैसे कर सकते हो। कैसे कि सर 2000 रुपए थे, 2000 रुपए पर हमने 3 साल के लिए कोई चीज को करना था। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या देखा कि सर अगर मैं इसका 10% निकालूं पहले साल, तो इसका 10% कितना, 10% का मतलब एक जीरो हटा दो। आपने कहा सर 200 रुपए। इसी तरीके से देखिए सीआई चल रहा है, ये अगले साल फिर लगेगा इसका 10%, तो 10% अगले साल लगेगा। तो इसको अमाउंट दिख रहा है ये दो, ये पहले साल की बात है, ये दूसरे साल की बात है, ये तीसरे साल की। इसको अमाउंट दिख रहे हैं ये दो। तो ये इतना लालची आदमी है, ये कह रहा है 10% मैं तो इसका भी लूंगा और मैं तो 10% इसका भी लूंगा। अब आप देखो इसका 10%, इसका जीरो हटा दो, कितना बन गया भाई, 20 बन गया। ठीक है, इसके बाद में हमने ये देखा कि सर और इसको कैसे किया जाए, तो आप इसका 10% निकाल दो, वापिस कितना आ गया भाई 200। रेड से मेंशन कर देता हूं, वापिस कितना आ गया भाई 200। इसके बाद में ये कह रहा है कि भाई मैं तो वापिस, अब देखो ये तीसरे साल की बात हो रही थी, इसको अमाउंट दिख रहे थे 1 2 3 4, ये कह रहा है मैं तो सभी पर लूंगा भाई। 10% इसका 20 आ जाएगा, इस पर एक बार फिर लगेगा तीसरे साल 20, और इसका 10% कितना आ गया भाई 2 आ गया। अब बात को समझिएगा, ये जो डायरेक्ट जो पहले लग रहा था ना 10%, जो तीनों साल लगा है, ये होता है हमारा एसआई। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो डायरेक्ट हमेशा प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। किस पर होता है, प्रिंसिपल पर। और ये पूरा जो तामझाम है ना, आप यहां से जो देख रहे हो वो होता है सीआई। ये हमेशा क्या होता है, सीआई। और ये जो लफड़ा है ना जितना भी नीचे, इसको हम बोल देते हैं डिफरेंस, और एसआई सीआई माइनस क्या बोल देते हैं, एसआई, जो कि आप जोड़ के देख लो कितना आगे 62 आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे कर सकते हो कि सर 2000 रुपए है और 3 साल की बात हो रही है, तो हम इसको 3 बार कैलकुलेट कर देंगे। आप 10% देखो, इसका 10% कितना होता है 200, इसका फिर 10% निकालो, कंटिन्यूस 10% निकालते रहो। आपने कहा सर 20, इसका निकालो तो कितना हो गया 2 हो गया। अब बात को समझना, यहां से 3 साल की जब बात होती है ना, जब 3 साल की बात होता है 331 हम यूज में लेते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की फॉर्म में। कैसे, पहले वाला अमाउंट कितना आ रहा है 3 बार, दूसरा 1 2 3, और लास्ट वाला कितने बार है 1 बार आ रहा है, इसलिए हमने इसको 331 यूज ले लिया। यहां पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये हमें पहले वाला लेना नहीं है, ये हमेशा किस पर एप्लीकेबल होता है, आपका प्रिंसिपल पर। तो ये तो ऐसा ही होता है, इसको छोड़ो, ये होता है इसका डिफरेंस। तो ये 60 और 2 कितना हो जाएगा भाई 62 हो जाएगा। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, बातों को चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 एंड 1/3% ऑफ द नंबर बाय। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33/3% से कितना कम होगा। बात को समझना, यहां पर आपसे बोला कोई नंबर। अब कोई नंबर वी डोंट नो, कि उस नंबर के बारे में हम नहीं जानते। तो हमने ऐसा कहा कि अगर उस नंबर का तुम 60% निकाल रहे हो और उसी नंबर का तुम 20% निकाल रहे हो, तो एक बात मानो तो सही कि अगर वो नंबर ही आपका सेम है, उसका तुम 20% निकालो, वापिस 20% निकालो, दोनों बातें आपकी सेम आएगी। जो ही परसेंट इंक्रीज करोगे
तभी तो डिफरेंस बनेगा। जो ही आप परसेंट डाउन करोगे तभी तो वो वैल्यू कम होगी। इसका मतलब ये सारा किस पर डिपेंड कर रहा है, परसेंट पर ही। तो हमने कहा कि ये सारा लफड़ा यहां पर 40% का किया कराया है। 40% की वैल्यू कितनी हो रही है, 120 आ रही है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर 3 आ गई। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार कमेंट करके बताइए, साथ साथ में कमेंट जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए, आपने यहां पर देखा 60% और ये 120%, हमने देखा 120 अधिक है। क्लियर, अधिक हो चाहे कम हो, ये हमेशा एक डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, उसी संख्या का 28% उस संख्या के इतने परसेंट से कितना कम है। एक बात बताओ, ये 33 मान लो, ये आपका 28% है, तो 5 का अंतर आ रहा है ना। तो 5 एंड 1/3% की बात कर रहा है। इसका मतलब 15 और ये कितना हो गया भाई, 16/3% की बात कर रहा है। तो जब 1% का मान 3 है, तो आप कितना करोगे भी, 13 एंड 1/3% की वैल्यू निकालनी है। आपने कहा सर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/3 आ जाएगा, और यहां पर आपका 16 आंसर आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। मैं बार बार आपको एक ही बात कहूंगा, कंसेप्ट आर लिमिटेड बट क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। जितने कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके सामने किसी भी टाइप के क्वेश्चन रख दिए जाएं, कभी आप डरने वाले नहीं हो। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई। चलिए, ये आपका 3D से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए वॉल 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर हाई एंड 30 सेंटीमीटर, बात को समझिएगा, मीटर और सेंटीमीटर, गधे और घोड़ों में फर्क करना है। 30 सेंटीमीटर थिक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड if all bricks are of the same size, of the length 24 centimeter, width 18 centimeter, height 15 centimeter। 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 30 मीटर मोटी दीवार का निर्माण किया जाना है यदि सभी ईंटों की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो ईंटों की कितनी आवश्यकता होगी। एक बात बताओ, बनानी क्या है, दीवार। बनानी किससे है, ईंटों से। ये बात सेम वही है, बात को समझिएगा कि भाई मान लो आपके पास में एक बहुत बड़ा ड्रम है, और इस ड्रम के अंदर आपको 100 लीटर पानी भरना है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आपके पास में एक छोटा सा एक बर्तन है जो मात्र 5 लीटर का है। कितने लीटर का है, 5 लीटर का। अब मैं कहूं कि एक बर्तन को एक ही बार डाला जा सकता है, फिर इसको फेंकना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ पोट आपको बताना है, यानी यहां पर ऐसे कितने बर्तन यूज करने होंगे। तो आप कहोगे सर 100 के अंदर हम 5-5 से अगर करेंगे तो सर 20 बर्तन यूज होंगे, है ना। तो हुआ क्या यहां पर, हर चीज देखिए, डेली लाइफ में जो चीजें काम आ रही है ना, सेम चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आपने कहा सर 100 के अंदर अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, ये क्या आ रहा है भाई, नंबर आ रहा है। लेकिन आपको यहां पर यार थोड़ा सा समझदार आदमी की तरह ट्रीट करना है कि सर 100 क्या है, वो ड्रम है, और वो सर 5 क्या है, वो छोटे वाला जो बर्तन है। इसका मतलब हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी 3D के अंदर कुछ संख्या के बारे में बात करें, अभी गोले को पिघलाया, बेलन बनाया, बेलन से तुम सिलेंडर से क्यूब बना रहे हो या स्पेयर बना रहे हो, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखोगे कि वॉल्यूम ऑफ बिगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। हमेशा बड़े का आयतन नीचे छोटे का आयतन लेना है। यहां पर देखिए दीवार, तो दीवार कुछ इस तरीके से होती है, तो यहां पर ये किसकी तरह ट्रीट करेगी भाई, दीवार ऐसी तो होती है, तो ये हमेशा एक क्यूबॉइड की तरह लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई, क्यूबॉइड लगेगा, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, LBH, कितना होता है, आयतन लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ईंट भी सेम ऐसी होती है, ईंट छोटी है ये बड़ा है, कोई फर्क नहीं है। आपने यहां पर देखा कि सर इसकी लंबाई देखिए सेंटीमीटर है, इसके सेंटीमीटर है, यूनिट सारी सेम होनी चाहिए। तो 1 मीटर में हमेशा कितने होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाता है, आपने कहा सर 10 mm होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाता है, 1000 लीटर आ जाते हैं, ठीक है। और 1 लीटर में कितना होता है भाई, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। ये सारी बातें यहां पर काम आने वाली है, ध्यान में रखिएगा। तो आपने यहां पर देखा सर 1200 लिख दूं इसको, यहां पर इसको सर 900 लिख दूं, और यहां पर सर 30 कर दूं, और नीचे यहां पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 24, 18 एंड कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर। अब चलिए भाई, कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। सर ये 2 से चला गया, ठीक है, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 100 बन जाएगा, और यहां पर ये चला गया। 18 से कैंसिल आउट करने पर 50 आ गया, तो मेरे पास में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ जाएगी, 5000। कितने आ जाएगी, 5000। ए ऑप्शन आपका
करेक्ट आंसर। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में, हर एक एक चीजें क्लियर हो रही है ना? तो ये विजुअलाइजेशन ही हमें करना है, यही तो हमारी सबसे बड़ी पावर है। तो आप एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहें, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखिए 11 की डिविजिबिलिटी के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें अप्रोच आपको बता रहा हूं, जब आप बेच में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअली मैथ्स है क्या, पढ़ाई कैसे जाती है और समझा कैसे जाता है मैथ्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब है किस संख्या में 11 का भाग जा रहा है। अब भाई सुन के तो तुम बता नहीं सकते, इसके लिए तुम्हें कुछ पता होना चाहिए 11 के रिगार्डिंग। तो 11 के रिगार्डिंग में दो चीज आपको बताने वाला हूं। क्या चीज बताऊंगा? 11 की दो बातें करेंगे। 11 के हम डिवाइड की बात करने वाले हैं और 11 के मल्टीप्लाई की बात करने वाले हैं। 11 का कभी भी अगर मल्टीप्लाई करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे 35 है 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 3 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। डिवाइड का हम यहां पर देख लेंगे, क्लियर। तो यहां से देखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं आपको करना क्या होता है, पहले दोनों नंबर को जोड़ो, कितने हो रहे हैं 5, बीच में लिख दो। इस साइड वाले को राइट में लिख दो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिख दो। तो आपने कहा सर 8 हो गया, तो 3 8 और कितना कर दोगे 5 कर दोगे। ये तो 2 की कहानी है। ये चलता कैसे, पहले 3 को लिखो, फिर 3 को, अब दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 को जोड़ दो, 5 हो गया, 3 को छोड़ दो, फिर 2 को लिख दो। सेम प्रोसेस यहां करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, फिर 3 और 2 कितना हो गया 5, अब 3 को ले चुके, फिर 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको विद इन सेकेंड मल्टीप्लाई भी करना आना चाहिए। अब डिवाइड की बात करते हैं। डिवाइड के लिए हमें फालतू फालतू चीजें बहुत लिखवाई जाती है, बहुत, भाई ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, सम विषम कुछ ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ इतना कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि देखिए इनको जोड़ लो, कितना आ रहा है, आपने कहा सर ये 9 बन गया, और उसके बाद में 9 9 18 और 5 कितना हो गया 23। यहां सर कितना बन जाएगा, आपने कहा 14 3 17। अब 23 में से अगर 17, यहां पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर ये 0 या 11 आता तो डिविजिबल होता, यहां डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा। अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है और उनका डिफरेंस हमेशा 11 या 11 से विभाजित हो तो वो संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल होती है। ठीक है, यहां पर देखिए 9 16 और ये कितना हो गया भाई 17। यहां पर देखिए ये कितना बन गया भाई 14, 4 कितना हो गया 18। अब 18 माइनस 17 कितना आ रहा है 1, ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिएगा ये 15 और 3 कितना हो गया 18 और 1 कितना हो गया 19। और यहां पर आप देखो ये कितना बन गया भाई, आपने कहा सर 13, यही है ना 13 और 2 कितना हो जाएगा भाई 15। ये भी यहां पर आपका कितना है नहीं हो रहा। तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, 6 और 3 9 और 1 10 बन गया। और यहां पर देखिए 2 4 और 4, तो 10 में से 10 गया तो कितना आ गया भाई 0 आ गया। तो डी ऑप्शन आपका डिविजिबल है। ये तो है डिविजिबिलिटी का रूल, और यहां पर आपको मैंने मल्टीप्लाई का भी रूल बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैथ्स को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपको आती है तो देखिए मैथ्स में दो ही चीज होती है। मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कंसेप्ट, उसके बाद में आती कैलकुलेशन, और उसके बाद में आपका आंसर आ ही जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये 3 ही स्टेप होते हैं। अगर हम कंपटीशन एग्जाम की बात करें, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट सीखना है, क्या होता है कैसे करना है, आफ्टर दैट कैलकुलेशन है, उसके रिगार्डिंग भी हम साथ साथ में बात करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आपसे पूछा 3 पार्टनर्स XYZ सेड प्रॉफिट, यानी आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इफ द टोटल प्रॉफिट वाज ₹3000, X share being 400 less than Z and Z share being 200 less than Z, ठीक है। तो फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ XYZ। एक्चुअल में क्या होता है कि पार्टनरशिप के अंदर जब बात प्रॉफिट की आती है ना, तो प्रॉफिट हमेशा किस पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट या तो कह रहा है कि तुम कैपिटल लगाओ, धन लगाओ, और या तुम ऐसा करो कि भाई तुमने कितने टाइम के लिए लगाया वो भी बताना पड़ेगा। कहीं ऐसा हो कि आप और मैं दोनों मिलकर पार्टनरशिप में काम करें और उसके बाद में आप ऐसा करो कि बराबर रुपए लगा के आप तो घर चले जाओ कि सर आप ही जानो, आपका काम जाने, और प्रॉफिट में आप आ जाओ कि 50-50% करेंगे। तब भाई हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि भाई तुमने पैसे तो 10,000 दिए थे, लेकिन तुम 1 महीने रहे थे, मैंने 10,000 रुपए लगाए हैं और 12 महीने रहा हूं। इसका मतलब यहां पर अपना जो प्रॉफिट का रेशियो भी 1 रेशियो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक है, अब आप खुद देखिए ना भाई, हिसाब की तो बात ये है। अगर आप आके तुम लड़ाई करने लग जाओ कि भाई 1:1 में करेंगे, तो ये बात अच्छी थोड़ी ना है कोई। ठीक है,
तो यहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सर यहां पर हम x y और z की बात करते हैं। जब टाइम की बात ना हो, इसका मतलब वो सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल बन जाता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कोई टाइम की बात नहीं हुई है, तो जो कैपिटल का रेशियो वही आपका प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। आपने कहा सर जेड पे आके टिक रही है, जेड की तुलना में, जेड की तुलना में, तो जेड को मैं एक्स मान लेता हूं, तो इसके पास में एक्स माइनस 400 हो गए और इसके पास में कितना हो गया अभी 200, तो x माइनस कितना हो गया 200। ऐसा करने पर हमने जब इनको जोड़ा तो x x और x कितना हो गया भाई 3x, और माइनस का 200 400 कितना हो गया 600, इतना आ रहा है। एक्चुअल में ये कितना होना चाहिए 3000 होना चाहिए। तो भाई 3x इक्वल्स टू कितना आ गया 3600। तो x का मान कितना आ गया भाई 1200 आ गया। जब ये 1200 आ गया तो आप खुद सोचो, 1200 में से 400 गया 800 बन जाएगा, 1200 में से ये गया 1000 बन जाएगा, और ये 1200 है ही। ठीक है, यहां से आप देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखिए अब यहां पर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 4 5 6 आपका करेक्ट आंसर है भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से पूछा गया है, देख लीजिएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ द 9 डिजिट नंबर 485x3678y इज डिविजिबल बाय 72, ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2y माइनस 3x फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर जो कीवर्ड की बात हो रही है ना, मेन यहां पर इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने लायक बात है, एक तो 72 है, उसके बाद में ये स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलिए ना, ये 9 अंकों की संख्या है, और संख्या कितनी है 48, संख्या कितनी है 485x3678y, और इसके अंदर आपसे किसको डिवाइड करना भाई, किससे डिवाइड करना 72 से। तो 72 का मतलब क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इन तीनों में से दोनों में से कोई एक डिजिट ना दी गई हो, तो हमेशा ध्यान में रखना यहां पर या तो 2 का काम होगा, 2 कहीं मल्टीपल में मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 8 मिलेगा, या 16 मिलेगा, या 32 मिलेगा। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा सर 9 और 8 कितना होता है 72 होता है। इसका मतलब 9 का रूल लगेगा 8 का। 3 और 9 के जो रूल लगते हैं ना, वो ऑल ओवर नंबर पर लगते हैं, ठीक है, पूरे पर। ठीक है, कैसे, मान लो कोई संख्या 437 और आपका यहां पर 21 है, ठीक है। अब मुझे ऐसा करना है कि इसको देखना है कि ये नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मान लो यहां पर 13 है, ठीक है, इसको देखना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो मैं इनको जोड़ूंगा, 7 और 7 14 15 16 17 18, 18 में 3 का जा रहा है, अंकों का योग करना, तो 3 का जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। अगर इसको 9 से चेक करना है, तो 18 में 9 का जा रहा है क्या, आपने कहा सर बिल्कुल जा रहा है, तो ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मान लो इसका 21 होता, 21 होता, तो 21 होता तो 21 में 3 का तो जाता है, लेकिन 21 में 9 का नहीं जाता। तो जरूरी नहीं है जो संख्या 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल है, लेकिन जो 9 से डिविजिबल है वो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब जिस घर में आपकी परिवार की बनती है, आपके दादा पापा की बनती है, या आपकी उनके परिवार के साथ में दोस्ती है, तो इसका मतलब आपकी भी वो ऑटोमेटिकली दोस्ती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो यार। आपने यहां पर देखा कि जब 8 की बात आती है, लास्ट की 3 डिजिट देखी जाती है। इसके अंदर भी मैं बेसिक क्लास के अंदर मैं बताता हूं कि यहां पर ओड नंबर होता है ना, तो यहां पर एक ऐसा नंबर रखो जिसमें 4 जोड़कर देखो कि लास्ट की 2 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जानी चाहिए। तो मैं जो ही यहां पर 0 रखूं, तो भाई 80 प्लस 4 84 डिविजिबल है क्या, नहीं है। उसके बाद 1 रखूं 85 नहीं होगा, 2 रखूं नहीं होगा, 3 रखूं नहीं होगा, 4 रख दूं ना इसकी जगह, तो ये 84 और 4 इसमें ऐड और कर दूं मैं, तो आप देखो 88 हो रहा है। इसका मतलब y का मान कितना आ गया भाई 4 आ गया, y का मान यहां पर कितना आ गया था 4 आ गया था। ठीक है, इसके बाद में या तो आप इसमें भाग देके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे। आप इसमें भाग दिया, लास्ट में 78 है, 72 तक जाएगा, 6 बचेगा, 6 के आगे क्या रखो ताकि ये डिविजिबल हो, तो 4 रखोगे, है ना। 8 इंटू 8 कितना होता है 64। यहां से हमने देखा कि सर 9 के लिए क्या करें, y की वैल्यू तो हमें मिल गई, 9 के लिए क्या होता है अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, जिनका 9 9 हो रहा है उनको काटते रहो। ठीक है, 5 और 4 9 हो गया, हटा दो इसको। उसके बाद में कितना हो गया 8 और 8 कितना हो गया 16, और 16 16 16 16 ज्यादा जा रहा है ना। ठीक है, इसको हम जोड़ ही लेते हैं फिर। तो आपने यहां पर देखा भी 8 और 8 16,
और ये कितना 23, 4 कितना हो गया 27। अब 27 में 9 का जा रहा है, इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कंप्लीटली जा रहा है, इसका मतलब 0 आ जाएगा, या फिर कितना होगा 9 आएगा। या तो तुम 9 रख सकते हो या इसको 0 रख सकते हो। तो आपने ये देखा कि x के सबसे छोटे मान के लिए, अब सबसे छोटा मान इसका ये है, ठीक है। अगर यहां पर बोलता ना x के सबसे छोटे मान पूर्णांक के लिए इंटीजर की बात करेगा, तो इंटीजर में हमेशा ध्यान में रखना 0 नहीं होता, 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। सॉरी, इंटीजर क्या, नेचुरल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्या की बात करता तो यहां पर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि 0 होल नंबर में चला जाता है, ठीक है। तो ये आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। जो ही मैंने यहां पर वैल्यू रखी कि भाई 2y माइनस 3x है, तो आपने यहां पर रखा 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी कहां गई भी 4, माइनस का 3 इंटू 0, 8 में से 0 चला गया भी 8 ही आ गया। कहां गया भाई, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब बताइए हाँ या ना में जवाब जरूर देना है आप लोगों को कि प्रॉपर समझ में आया या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 days एंड बी एंड सी कैन कंप्लीट द टास्क इन 16 days। ए एंड सी कैन कंप्लीट द टास्क इन 24 days। इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द टास्क। ए और बी 12 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में, ए और सी उसी काम को 24 दिन में, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझिएगा। ए और बी मिलकर काम को करते हैं 12 दिन में, ठीक। उसके बाद में बी और सी काम को करते हैं 16 दिन में, और उसके बाद में सी और ए मिलकर काम को करते हैं 24 दिन में। अब देखिए इसको हमें करना क्या है, एलसीएम इसका ले लो। एक्चुअल में हमें काम नहीं पता ना, जब हमें काम नहीं पता होता तो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि यार वो काम है क्या, जो बार बार हमारे क्वेश्चन में आ रहा है। तो हमने देखा 12, 16, 24 से जिसका डिवाइड हो जाए, है ना भाई, जिसमें इनसे डिवाइड हो जाए वो हमारा काम है, ये हमारा वर्क है। मान लो उनको इतनी टेबल बनानी है, अब जो 12 दिन में बना रहा है 48 दिन की 4 बनाएगा, 16 दिन में 48 दिन की 3 बनाएगा, और यहां पर 2 बनाएगा। ये होती है एफिशिएंसी, पर डे पर टाइम अगर होने वाला काम, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, वही आपकी दक्षता है। जैसे आप अगर कहो कि सर मैं 1 मिनट में 2 रसगुल्ले खा सकता हूं, है ना, तो अब आपको सर पहली बात तो आप ऐसे नाम क्यों ले रहे हो, हमें फिर हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, है ना। तो देखिए अगर आप मान लो 1 मिनट में 2 रसगुल्ले खा रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी 2 है। और ऐसा ही आपका एक हरामखोर दोस्त है जो 1 मिनट के अंदर 3 खा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। अब आप दोनों मिलकर खाओगे तो इसका मतलब 1 मिनट में पैरेलल खा रहे हो, दोनों साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। आप 2 खा रहे हो, वो 3 खा रहे हो, तो 1 मिनट के अंदर 5 चीज खा रहे हो, है ना। तो अगर मान लो है ही वो 25, तो इंडिविजुअली खाते तो टाइम आपको ज्यादा लगता। अगर आप यहां पर देखो कि 25 थे तो एक 3 खा रहा था, तो वो 8 से 1/3 के हिसाब से खाता। अगर जो जिसकी एफिशिएंसी 2 थी तो वो 12.5 मिनट में खा लेता। लेकिन जब आप मिलकर दोनों खा रहे हो तो 25 में 5 के हिसाब से 5 मिनट में खा जाओगे। यही तो क्वेश्चन है, यही तो पूछे जाते हैं इसमें। तो आपने यहां पर देखा कि सर इनको सबको मिलाकर अगर काम कितने दिन में होगा, तो तुम सबको मिलाओगे तो आप देखो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो दो यहां कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा सी। इनकी एफिशिएंसी कितनी है भाई, 6 3 कितना आ गया 9। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9/2 है, यानी कहने का मतलब है 4.5 एफिशिएंसी है, ठीक है। अब अगर मान लो तीनों से मिलकर अगर मैं काम करवाता हूं तो एफिशिएंसी भी तीनों की चाहिए होगी। तो आपने कहा सर टाइम 48, सॉरी काम 48, क्योंकि देखिए टाइम जब भी निकालोगे ना, टाइम हमेशा वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, ठीक है। वर्क हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो आपने यहां पर देखा सर 9/2 से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड, ठीक है। अब आप देखो ऊपर चला गया, ये 96 है, नीचे कितना आपका 9 है, तो आप इसको जो ही डिवाइड करोगे तो आप ये कितनी बार जाएगा 10 बार, फिर 6 बटे कितना आ जाएगा 9, जिसका मतलब 2/3 हो जाएगा, तो 10.66 यानी 67 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे और आते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ ए का टाइम बताना हो तो बताइए क्या होगा। अब ए का कैसे निकालें भाई, तीनों की जब 4.5 है तो ए और बी, ए का निकालना है तो बी सी का घटा दो, कितना है 3, तो बी सी का कितना है भाई 3 है दोनों की, तो ए का कितना आ गया 1.5। तो हम कहेंगे 48 के अंदर हम 1.5 का मतलब 3/2 से देंगे, तो ये हो जाएगा 16 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 16 2 कितना हो गया 32। अकेला 32 दिन में काम कर सकता है। इसी तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बी का खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दोगे, सी का खुद करोगे, ठीक है। चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, a man completes a journey in 5 hours. He travels first half of the journey at the rate of 21 kph and the second half of the 24 किलोमीटर पर आवर. Find the total distance traveled. एक आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरी करता है। वो यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी बताइए। देखिए, बात को समझिएगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम दिया है हमें, टोटल टाइम दिया है, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। अब ये दो पार्ट में कर रहा है, टाइम कुछ टाइम इधर लगेगा और कुछ टाइम इधर लगेगा, कुल मिला के टोटल टाइम आ जाएगा। मान लो ये कह रहा है कि आधी दूरी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसको मैं डी मान लू और यहां पर भी डी मान लू, तो इसमें टाइम मुझे टी ए टाइम लगा है, इसके अंदर मुझे टी बी टाइम लगा है। आधी दूरी है तो आधी का मतलब हमने इसको आधा आधा कर दिया। तो आप यहां पर देखिए टोटल कितना बन जाता है। आपने कहा सर डिस्टेंस को 21 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, उसके बाद डी को मैंने सर 24 के हिसाब से, टोटल टाइम कितना लग रहा है सर? 5 घंटे लग रहे हैं। यहां पर आपने एलसीएम लिया, सब में 3 आ रहे हैं, तो 3 यहां पर आ जाएगा, 7 यहां पर आ जाएगा और कौन आ जाएगा? 8 आ जाएगा। एलसीएम इसका ये आ जाएगा भाई। ठीक है, कैसे लिया सर? इसमें 7 इंटू 3 है, इसमें 8 इंटू 3 है, 3 नीचे कॉमन आ गया, 7 और 8 दोनों का आ जाएगा। 21 यहां पर है, 8 ऊपर चला जाएगा, 8d बन जाएगा। यहां पर कितना बन गया? 7d इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। यहां पर 15d इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 और मल्टीप्लाई बाई 56 और ये कितना हो गया? 3 हो गया। यहां से आपको ये देखना है, ये हो रहा है क्या? 56 और 3 और 5 और 3 कितना हो गया? भी 15 हो गया। तो डी का आंसर कितना आ गया? 56 किलोमीटर। अगर 56 किलोमीटर होगा तो मेरे भाई टिक कर देते इसके अंदर। तो आप ये देखो 56 ये है और 56 ये है, कुल मिला के 112 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितनी भाई? 112 किलोमीटर की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो हाँ या ना में आप लोगों को जवाब देना चाहिए। इस पूरी क्लास को लास्ट तक देखना, आपको पता चलेगा कितने कंसेप्ट आप लोगों ने सीखे और किसी भी क्लास के साथ में कंपेयर करना फिर आप कि कहां ज्यादा सीखे हो। 3 डिजिट नंबर एबीसी, 3 अंकों की संख्या है जो एबीसी है। अब यहां पर देखना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और भर भर के क्वेश्चन आए थे आपको जो लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे पिछली बार, तब उसमें वेयर ए इज एट द 100th प्लेस एंड बी इज एट द 10th प्लेस एंड सी इज एट द यूनिट प्लेस इज written as the ABC and is divided by the LCM of 7, 11 and 13. What will be the result? आप देखो 3 अंकों की एक संख्या ABC, इसमें A तो 100वें स्थान पर है। ये कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या है, 3 डिजिट नंबर है। कंसेप्ट को सीखना, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। A ये दहाई पर, ये इकाई पर है, ऐसा। फिर कह रहा है कि इनको आप 2 बार रिपीट करके कि 6 अंकों की संख्या बना दो, A B C और A B C। ठीक है, ऐसा बना दिया। तो फिर कह रहे इस संख्या को ABC के रूप में लिखा, फिर इसे 7, 11 और 13 के एलसीएम से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और किसके एलसीएम? 7 के, 11 के और 13 के। तो परिणाम क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए परिणाम मैं आपको बताता हूं, करने के बहुत तरीके हैं। कैसे? अगर कोई 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने से बनती है, जिसे 253 253 253 253, आप इसको जब आप देखोगे, चेक करोगे, तो हमेशा ध्यान में रखना ये संख्या 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल होती है। किससे डिविजिबल होती है? 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। किससे होती है? 1001 से डिविजिबल होती है। आपको सर ये 1001 कौन होता है? इन तीनों का जो मल्टीपल है, तीनों आपके प्राइम नंबर है, आपके अभाज्य संख्या, इनका मल्टीपल 1001 होता है। तो 1001 से ये डिविजिबल होती है। तो सर 1001 से जब डिविजिबल है तो 1001 का भाग देंगे, परिणाम क्या आएगा? अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको एक चीज देखनी है कि यहां पर मान लो मैंने फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिखा कि 253, बात को समझिएगा, आगे वाले 3 जीरो और फिर 253। अब आप जोड़ो इस संख्या को, वापस इसको जोड़ोगे यही आएगी ना, कोई फर्क तो नहीं है ना इसमें? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 253 इंटू 1000 प्लस 253 इंटू 1 लिख सकता हूं क्या? क्या इसमें 253 को मैं कॉमन ले सकता हूं क्या? आपने कहा सर बिल्कुल। तो 1000 प्लस 1 आ गया, तो मेरे भाई इसके फैक्टर कितने बन गए? 2 बन गए। क्या बन गया? 1001 और फैक्टर क्या बन गया भाई? 253 फैक्टर बन गया। तो मेरे भाई जब 1001 से भाग दोगे, इसके एलसीएम से जब भाग दोगे, तो आप तो इसको खा ही जाओगे।
है ना, ये तो हट ही जाएगा, फिर बचेगा क्या 253, जो कि ऑलरेडी आपका क्या है ABC, जो कि क्या है ABC, तो पीछे क्या बचेगा ABC बचेगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, पहली बात, 3 अंकों की कोई संख्या को 2 बार अगर पुनरावृत्ति से कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, हमेशा ध्यान में रखना वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, वो आपकी 7 से, 11 से, 13 से, 1001 से डिविजिबल होगी। सर कैसे? आप यहां पर देख सकते हो, अगर ऐसा कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 437 और 437, आपको इसको डायरेक्ट लिखना है तो आप ऐसे कहोगे सर 3 अंकों की संख्या है 2 बार लिखनी है, तो 437 को लिख दो। ये 3 अंकों की संख्या कितनी बार लिखी है? 2 बार, तो आप इसको 1-1 लिख दो। जितनी बार लिखी है उतनी बार 1-1 लिख दो। कितने अंक है 3 अंकों की संख्या में? 3, एक कम करके 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब देखो, अब इसी तरीके से मान लो 2323 है, कितनी बार है संख्या? 2 बार, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप यहां पर 2-1 लगा दो, यानी यहां पर इसको कैसे लिखोगे? आप 23 लिखोगे, 2 बार 1 लगा दो, और इसके बीच में भाई सर 2 अंकों की संख्या के अंदर 2 ही अंक है, एक कम करके क्या लगा दो? 0, ये 101 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पर आप करके देख लो, पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। सेम क्वेश्चन जो कि 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे, जो कि मैंने आपको यहां पर उठा के सेम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मेरे भाई नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 303, ठीक है 3003, and then divided by LCM of 7, 11 and 13, then divided by itself। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और उसके द्वारा 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्त्य द्वारा विभाजित किया गया, तो फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात करें। मान लो कोई संख्या तुम x मान लो, x को तुम 3003 से अगर डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मैं 3 कॉमन ले लूं, तो भाई ये कितना आ जाएगा? 1001 आ जाएगा। चलिए, उसके बाद में इस संख्या को 7, 11 और 13 के एलसीएम से भाग दे रहा है, तो इसका तो 1001 ही होता है ना एलसीएम तो, और फिर उसी संख्या को खुद से ही भाग दे रहा है। तो आप एक बात बताओ, इतना मूर्ख आदमी तो पहली बार देखा होगा ना, तो यहां पर आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना है और वैसे ही बड़े प्यार से इसको टेकल करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज देखिएगा, what is the total percentage discount applied when two successive discount of 20% and 10% are applicable। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है? जब 20% और 10% की तो लगातार छूट, लगातार छूट का मतलब होता है उत्तरोत्तर छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट है ये। ठीक है, उत्तरोत्तर भी बोल सकता है, इसको क्रमिक भी बोल सकता है, इसको लगातार भी बोल सकता है, इसको एक के बाद एक छूट भी बोल सकता है। एक्चुअल में ये क्या है? आपका सक्सेसिव डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है, अब सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है? कमी पर कमी होती है, तो 100 की चीज को 20 कम कर दो, कितना बिकेगी? 80 में। भी 10 कम हो रहा है ना 100 की चीज में, ये कितना हो जाएगा? भी 90 हो जाएगा। यहां पर आप देखो 0 से 0 उठा दो, 9 8 कितना हो गया? 72, नीचे कितना है? 100, 100 की चीज 72 में बिक रही है, तो 100 पर कमी कितनी होगी? 28 की। 100 पर जितना कम होता है 100 से ज्यादा परसेंटेज वृद्धि, 100 से कम परसेंटेज कमी। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाए और आपको पता कोई कहे कि A% कमी हो रही है और B% कमी हो रही है, मेरे भाई हमेशा कमी होगी कितनी? A प्लस बी, और माइनस AB अपॉन कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो भाई, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20, और नीचे कितना आ जाएगा? बस 100 आ जाएगा। 0 से 0 आपके गए, 30 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 28% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो आप घर बैठे बैठे इसका भी मुझे जवाब दोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्या होगा? 30% और 40% का डिस्काउंट मुझे बताओगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, और इसको बोला है ना कि भाई टोटल परसेंटेज डिस्काउंट, इसको सिंगल डिस्काउंट भी बोला जाता है। ठीक है, या इसको इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी बोला जाता है, या इसको समतुल्य भी बोला जाता है, समतुल्य भी बोला जाता है, इसको एकल छूट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर ये सारी मुझे आप बताओगे, क्लियर है? अभी तो यार नॉर्मल अपने 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर पूरे अगर टॉपिक बढ़े ना तो आपको मजा आ जाए, फिर सारी चीजें दिखने ना लग जाए। 11 and 1/9% और 33 and 1/3%, आप इनके सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल के मुझे कमेंट करोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 20 एंड 24 लिव्स इन ईच केस ऑफ रिमाइंडर 8। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिस कौन सी है जो इनसे विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दिशा में 8 छोड़ती है। तो इसका मतलब वो नंबर इसमें है जो हर बार कितना छोड़ रही है, 8 छोड़ रही है। सब में 8 घटा दो, कितना हो गया 110, कितना हो गया भाई 160, कितना हो गया भाई 120, इसमें 8 घटा दो, कितना हो गया भाई 200। अब यहां पर देखिए भाई इन संख्याओं में भाग किसका जा रहा है भाई, 12 का, 20 का और 24 का भाग जाना है, इनका भाग जाना है। जब इनसे डिवाइड करोगे तो ये खुद किसके मल्टीपल हैं, 3 के। 3 का देखो, 3 में इसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो लास्ट में देखो इसमें 4 का भी तो जा रहा है भाई। इसमें इसके अंदर देख लो, इसके अंदर 3 इंटू 4 है ना। ऑप्शन हटाने सीखो कैसे, जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट में अगर 2 का नहीं जाता 2 से डिविजिबल नहीं, लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 का नहीं जाता, इसमें 4 का नहीं जाता, खत्म खेल है इसका, ठीक है, नहीं जाता। फिर उसके बाद में 3 का, 3 के लिए मैंने कहा था अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसमें नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, ये हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन के साथ खेलना सीखो, जो चीजें हमने सीखी है उसको अप्लाई करना उसके अंदर सीखो, ठीक है। यहां बैठ के मूर्खों की तरह अगर निकालोगे तो पड़ोसी पेपर करके चले जाएंगे भाई, ठीक है। तो चीजों को मैंने कहा था ना, आना और करना, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। पेपर किया कैसे जाता है वो चीजें आपको सीखनी बहुत जरूरी है। वो वही लोग सिखा सकते हैं जो आपके प्रॉपर, जिनको नॉलेज हो, जिनके पास में एक्सपीरियंस हो, जिनको पता हो सारी चीजें कि यार कहां से कैसे चीजें होती है, ठीक है। अब ऐसे तो टीचर कोई बन जाता है। टीचर 2 टाइप के होते हैं, बाय डिफॉल्ट, बाय इंटरेस्ट। बाय डिफॉल्ट जो ऐसे ही आगे, बाय इंटरेस्ट जिनका इंटरेस्ट है पढ़ाने में, ठीक है। तो कई चीजें यहां पर आपको दिखने को मिलेगी। चलिए, सम आर्टिकल्स where was marked 25% above their cost price. One of such articles was sold at the 20% profit on the mark price and the other one was sold at 10% loss on the mark price. Find the overall percentage profit. कुछ वस्तुओं को उनकी लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करके बेचा गया। इस तरह से वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% के लाभ लेकर बेचा और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर, नेकर नहीं है लेकर है, ठीक है, बेचा गया। तो कुल प्रतिशत लाभ बताइए। बात को समझना, एक्चुअल में क्या होता है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य फिर बेचने के कार्य। हमेशा क्या होता है, चीज खरीदी जाती है फिर बढ़ा के वो लिखता है कुछ। आप चीज खरीद के लाए 10 रुपए की, आपने उसके ऊपर 20 रुपए लिख दिए, ये मार्क प्राइस बन जाती है, अंकित मूल्य। फिर आप उनको छूट दोगे, फिर डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट का मतलब कमी होती है, तो उसके बाद में सेलिंग प्राइस बन जाती है। फिर क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एसपी और सीपी को कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चलता। यही सिस्टम होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे टॉपिक के अंदर। इतना सा डायग्राम है, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो आप इसको खेलोगे। देखिए, कुछ वस्तुओं को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया। मान लो पहली वस्तु की बात करूं तो वो चीज 25% का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ। आपने कहा सर 1/4 होता है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 4 रुपए की चीज पे उसने 5 लिख दी, खत्म बात। दूसरी चीज की बात करूं तो ये कह रहा है कि 20% लाभ लेकर बेचा। अच्छा, अंकित कितना किया था, 4 की चीज को कितना अंकित किया था, इसने भी 5 अंकित किया था। ये तो दोनों में सेम चलेगा कि भाई उसने सभी वस्तुओं, कुछ वस्तुओं को उनकी लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। 4 की चीज उस पर 5 लिख दी, 100 रुपए की जगह 25 बढ़ा के 125 लिख दिया, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है इस वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेकर बेचा गया। एक को 20% का लाभ लेकर बेचा गया। पहली को 20% का लाभ लेकर बेचा मतलब क्या हुआ कि 5 की चीज को कितने में बेच दिया भाई, 6 में बेच दिया। लाभ 5 पर 1 कमाया। दूसरी वस्तु पर कितना कर दिया भाई, 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 की चीज को 9 में बेच दिया। बात को समझना है। यहां पर आप देखिए को कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। यहां से 2 आ जाएगा तो ये 8 की चीज को कितने में बेच रहा है, 9 में। अब यहां पर देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये 3 है और यहां पर कितना 2 है, चाहे डायरेक्ट लिख लो जी, मत काटो इसको। 4 की चीज को कितने में, 6 में। अब बात को समझिए, दोनों चीजें पहले सेम रेट थी, दोनों की देखो, दोनों पर 25% अंकित किया था, दोनों का क्रय मूल्य सेम होगा, आई तो सारी सेम ही रेट थी। यहां डिफरेंट कैसे भी, 8 की चीज को 9 में, 4 की चीज को 6 में, यहां भी तो 8 करो, ऊपर कितना आ जाएगा आपने कहा सर 12, मतलब 12 और नीचे कितना 8, ठीक है। अब सोचो 8 और 8 कितना है, 16। 8 और 8 कितना, 16।
16 रुपए की चीज को बेच कितने में, 9 इधर कमा रहे हैं, 12 इधर कमा रहे हैं, 21 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आपने कहा सर 5 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर? 16 पर। तो आपको सर परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 का, और कितने पर? 16 पर, और इनटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहां से समझने की कोशिश कीजिए। ये 4 आ जाएगा, इधर कितना हो गया? 25, 125 अपॉन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मेरे भाई 31.25% मुझे यहां पर दिख रहा है। डी ऑप्शन आंसर। बताइए इससे सिंपल और इजी मेथड क्या हो सकता है? कब हो सकता है? जब हमें चीजें पता हो, हमें कंसेप्ट पता हो, सारे जो प्रोसेस पता हो कि पहले खरीदी जाती है, फिर बढ़ाया जाता है, देन इट विल बी एमपी, आफ्टर दैट डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है, और उसके बाद में एसपी आ जाता है, उसके बाद में सीपी भी आता है। सीपी कब आता है? जब आप कस्टमर हो, कस्टमर की बात हो रही हो। एसपी कब आता है? जब आप शॉपकीपर हो, आप व्यापारी हो, आप ट्रेडर हो। और हमेशा प्रॉफिट और लॉस किसको देख के पता चलता है? एसपी और सीपी को। जब तक एसपी सीपी हमें नहीं पता होगा, हम प्रॉफिट लॉस नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, ये सारे जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। An article was bought for 2500 rupees. He allows a discount of 12% on its mark price and the still gains 10%. Find the mark price of the article. एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देकर अनुमति देता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु की अंकित कीमत बताइए क्या होगी? वस्तु की जो कीमत है वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखनी है, 12% की छूट है, या आपको लाभ या हानि दी होगी, कुछ भी दिया हो। आप पहले की रेट क्या होती है? आपने कहा सर सीपी। उसके बाद में क्या होता है? एमपी। हमेशा प्रॉफिट और लॉस किसके साथ में रहते हैं? सीपी के साथ में। एमपी के साथ में डिस्काउंट रहता है। एमपी मतलब मार्क प्राइस, लेबल प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, छपा मूल्य, मुद्रित मूल्य, प्रिंटेड मूल्य। तो ये सारे क्या होते हैं? जो लेबल हम जाके दुकान में देखते हैं। तो डिस्काउंट तो इस पर देते हैं, ना कि इस पर। ये तो हमें पता ही नहीं है, वो दुकानदार खुद भूल गया ये चीज कितने की है। तो आपको पता है प्रॉफिट और लॉस इसके साथ में रहते हैं, अब वो लिखना यहां है। इसके साथ डिस्काउंट है, वो लिखना यहां है। कैसे? 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट यहां लिखोगे, ठीक है, और यहां पर 100 और प्लस प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस यहां लिखोगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इतना याद रख लिया तो भाई ये इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है, गलत नहीं होगा। ध्यान में रखना, रट लेना इसको। कैसे? डिस्काउंट कितना है? 12%, 88 आ जाएगा। ये इनका रेशियो आ जाता है। 10% का लाभ 110 हो जाएगा। 22 से 4 बार जा रहा है, ये 5 बार जा रहा है। अब आपसे कह रहा है कि अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि भाई दिया क्या है? 2500 रुपए में खरीदी, तो 4 का मान कितना है? 2500। कैसे आ जाएगा? जब आप 625 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 625 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 625 से, तो 125 और 3000, 3125 आ गया भाई। 3125, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास करने के लिए। फिलहाल आप इसको ध्यान में रखिएगा, जब हम डिटेल में कभी टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम मजे से देखेंगे। इन हाउ मेनी इयर्स विल 15,000 डबल इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ 4% पर एनुअल? 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे? देखिए बात किसकी हो रही है? सिंपल इंटरेस्ट की। रेट कितनी है? 4%। डबल का मतलब है आप आज 100% हो, कल आप 200 होना चाहते हो। ठीक है, इसका मतलब जितना, डबल का मतलब होता है जितना अमाउंट है उतना बढ़ जाना। आज मैं जैसा आपको दिख रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डबल हो के आऊं तो आपको सर आप दुगने हो गए। कुछ लोग बोलेंगे सर आप में 100% की वृद्धि हो गई, है ना? तो ये दोनों चीजें सेम है। आप 100% कैसे बनाओगे? ऐसा ही जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RT% होता है। तो मैं डायरेक्ट इसको 100%, भाई मैं किसी चीज का 100% निकालूंगा, 1500 का 1500 ही अगर वापस मैं इसमें जोड़ू तभी तो दुगना होगा ना। इसका मतलब मैं 100% बनाना है इसको, तो 100% बनाना है तो 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 25 साल लगना पड़ेगा भाई इसको। तो आपका डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपको सर समझ में नहीं आया? वेरी गुड। यहां से देखिए 4% रेट है, 100 बढ़ रहा है। पहले वाला प्रिंसिपल होता है, ये ऐसा ही होता है। ये आपका अमाउंट मिश्र धन बन जाएगा। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम हमेशा SI इंटू 100, और नीचे क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट आ जाता है। SI कितना है भाई? 100। इधर भी कितना है? 100। प्रिंसिपल कितना है? 100। रेट कितनी है? 4। कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया? 25। फिर भी 25 आ गया।
ठीक है, तो जब बातों को समझोगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप ये मान के चलो कि 10 मिनट में 15 मिनट में सोल्व करके आ जाओगे। ओके, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है द नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर्स इज ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कुड बी मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर डायमीटर 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले इसे ठोस गोलों की संख्या क्या होगी जिन्हें पिघलाकर 90 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन बनाया जाए। अब एक बात बताओ कि ये जो क्वेश्चन है इससे ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा चुका हूं, आपको सर ऐसा तो कहीं आया नहीं। देखो मैंने आपको संख्या से रिलेटेड बताया था ना, जब सिलेंडर की बात होती है ना तो इसका वॉल्यूम हमेशा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और जब गोले की जब बात होती है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जब ये निकालना है इनकी संख्या तो ऊपर बेलन को रखेंगे पाई, आर कितना है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, आधा होता है व्यास का, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और h 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलों की संख्या क्या होगी जिन्हें जिन्हें पिघलाकर व्यास वाला एक बेलन बनाया जाए। अच्छा एक बेलन बना रहे हो, ये n गोले हैं इनसे बेलन बना रहे हो, इसका मतलब ऊपर तो सिलेंडर का रहेगा बेलन का और नीचे किसका आ जाएगा, स्पेयर का। तो इस यहां पर पाई और सिलेंडर ये है सिलेंडर का, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू कितना है भाई 90, नीचे कितना आ जाएगा आपने कहा सर 4/3 और यहां कितना आ जाएगा पाई और उसके बाद में आर क्यूब, यहां पर कितना है 3 इंटू 3 आ जाएगा। यहां से देखिए जो फ्री हो रहा है उसको फ्री कर देते हैं, पाई से पाई गया 3 से 3 गया, 3 और 3 कितना हो गया 9, तो यहां कितना बन जाएगा भाई ऊपर 10 आ जाएगा, 4 से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बताइए बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, आपके लेवल का क्वेश्चन है, इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपसे क्या बोल रहा है, एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज ही क्वेश्चन है। A grocer has a sale of 2000 to 2500 3250 and 4250 in 4 months. How much should he sell in the 5th month to be get an overall average of 3500। एक पंसारे की 4 महीने में क्रमशः 2000 2500 और 3250 4250 की बिक्री होती है, तो 3500 रुपए की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5 महीने में बिक्री कितनी होनी चाहिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सब बच्चों को इक्वल इक्वल देना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से वितरण, सबको बराबर बराबर बांटना, यही एवरेज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मैथ्स बाय रामनिवास सर टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं, कोई समस्या हो तो। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा कि एवरेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। उसके बाद में यहां पर देखिए है क्या, एक्चुअली में मुझे एवरेज कितना मेंटेन करना है 3500। ठीक है, तो पहले वाले ने 2000 रुपए ही आए, इसका मतलब इसको 1500 रुपए हमें और लाने पड़ेंगे भाई, 2500 है तो इसका मतलब आगे वाले के लिए 1000 और लाने पड़ेंगे, क्योंकि 3500 हमारा एवरेज है। अब ये मेंटेन करना है तो पहले महीने तो 1500 कम रह गए, अगले महीने फिर कम रह गए, उसके बाद में यहाँ पर 250 कम रह गए, उसके बाद अगले महीने हमें कितना ज्यादा मिल गया 750। तो कुल मिलाकर हमें ये मिला कि भाई आप टोटल देख लो, ये हो गया आपका 2750 और यहां पर 750, तो कुल मिला के 2000 कम है। तो अगले महीने 3500 रुपए, 5वें महीने 3500 एवरेज रखना है तो 3500 तो लाना पड़ेगा, प्लस इनके 2000 भी तो लाने पड़ेंगे, तो कितना लाना पड़ेगा आपने कहा सर 5500 रुपए। डी ऑप्शन आंसर है। बताइए इजी है ना क्वेश्चन, करने की अप्रोच कैसी है आप सभी लोग कमेंट करके इसको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The marks of a student were entered as 88 instead of 68. Due to this, the average marks of this class increased by 0.5, आधा नंबर बढ़ गया। What is the number of the student in the class? एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5% से बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। हुआ क्या कि भाई कुछ छात्र है ना 68 की बजाय कितना हो गया 68, इतना लिख दिया मैंने, तो भाई 68 की जगह जब आपने 88 लिख दिया तो आपने 20 नंबर एक्स्ट्रा लिख दिए।
अब ये जो 20 मार्क्स है इसकी वजह से सबके आधे आधा नंबर बढ़ गया। इसका मतलब हम देख लेते हैं कि 20 नंबर है वो आधे आधे के हिसाब से कितने लोगों में बंटा है, तो 40 लोगों में, बस बात खत्म। डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, एकदम इजी है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको सर मजा आ गया। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर whose diagonal is 7√2 centimeter. Its height is equal to the side of the square whose area is 169. The area of the triangle is, एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बात को समझिए, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है और ट्राइंगल का एरिया जो होता है ना वो सबको पता है कितना होता है, ठीक है। ट्राइंगल का अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया मेरे भाई हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी ट्राइंगल है उसका बेस इंटू क्या होता है हाइट, आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई। क्लियर है? तो मुझे आधार और ऊंचाई दोनों की इस क्वेश्चन के अंदर बात की गई है, यहां पर आधार की बात की और यहां पर ऊंचाई की बात की, इसका मतलब काम तो हमारा यही बन जाएगा। त्रिभुज का आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो बेस जो है वो 4a के बराबर है, तो a कितना है जिसका विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण कितना 7√2, और वर्ग का विकर्ण होता है आपका √2a, कितना होता है √2a, तो भाई 7√2 यहां दिया है, √2 से √2 कैंसिल आउट, a का मान कितना आ गया 7 आ गया, तो b का मान मुझे कितना मिल गया 7 × 4 28 सेंटीमीटर मिल गया, तो b यहां पर कितना आ गया भाई 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? हाइट की बात कर लेते हैं, ऊंचाई वर्ग की उस भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो एरिया की बात कर लेते हैं भाई। इसका एरिया जो होता है वो 169 लिख रखा है, तो a का मान निकालेंगे तो √169 a स्क्वायर लिख देंगे ना, a स्क्वायर बराबर ये, तो a का मान कितना आ जाएगा भाई 13, तो जो हाइट है वो भी कितनी है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने बराबर बताए दूसरे के लिए, तो आपने यहां पर 13 रख दिया। अब एक बात बताओ, यहां से इसको मैं कैंसिल आउट करूं कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है, 14 3 42 140 182 बन गया। 182 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बताओ क्वेश्चन में क्या था भाई, कुछ था क्या, लगा क्या आप लोगों को, है ना, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं 3 cubes of equal volume are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid if the diagonal of the cube is 6√3 सेंटीमीटर। बराबर आयतन वाले 3 घनों को सीरिय से सीरिय सटाकर आपस में जोड़ा जाता है, यदि 3 घन का विकर्ण इतना है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, कई बार यहाँ ये बोल देता है, कई बार यहाँ पर आयतन बोल देता है, तो ज्यादा कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन ट्रेंड में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई अब यहां पर देखिए एक्चुअल में यहां पर बन क्या रहा है, 3 घनों को सटाकर जोड़ा गया है, इसका मतलब कुछ ऐसा है। अब बात को समझना, जो मैं बताना चाह रहा हूं ना उस चीज को समझने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज बताओ, इसको आप जब दूर से देखोगे, आप लोग दूर से देखोगे, वैसे तो 3 घन है और घन का विकर्ण जो होता है वो √3a होता है, इसने कितना दिया 6√3, कैंसिल आउट हो गया, तो a का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर भुजा थी, 6 ये चौड़ाई भी 6 ऊंचाई भी 6, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। जब आप इसको दूर से देखोगे तो आपको लगेगा लंबाई तो कितनी है 18 है, 6 6 6 18, और इसकी चौड़ाई कितनी है जो घन की थी, और ऊंचाई कितनी है जो घन की थी, बस। इसका में पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, तो हमेशा ध्यान में रखना दुगुना होता है किसका, आपको अक्सर 2 LB का, BH का और HL का दुगुना होता है, ठीक है। चलिए LB का दुगुना तो LB, उसके बाद BH और फिर HL, तो मैं सबको यहां पर देखो 18 और 6 कितना हो गया, आपने कहा सर 108, एक बार और कर देंगे 108, 18 6 18 6, ठीक है, फिर 6 6 कितना 36। अब आप देखो कि 216 और 36 तो 42 52, 252 बन गया, ठीक है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट रख दूं 2 × 252 कितना बन जाएगा भाई 504 आ जाएगा, बात खत्म। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर।
यहां करोगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लगेगी, और ऐसे तोड़ के करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगेगी। ठीक है, बताइए आप सभी लोग कमेंट करोगे और मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग यहां पर इसको पूरे जो सेशन को अटेंड किया है। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ कैंडिडेट passed in science and 56% failed in mathematics. If 32% failed in both subject, then what percent passed in the both subject? एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, ये पास हुए हैं, जबकि 56% छात्र गणित में लुढ़क गए, अनुत्तीर्ण हो गए। दोनों में एसपल 32% है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? बात को समझिएगा, पेपर में दो ही कंडीशन होती है, या तो पास होता है या फेल होता है, कोई बीच में लटकने वाली सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, चलिए आपको ध्यान में रखना है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेन डायग्राम से पूछा गया है। ठीक है, तो वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको करेंगे भी, वेन डायग्राम से इसको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखोगे कि वेन डायग्राम जिसके लिए बनाओगे वो सेम नेचर का होना चाहिए। तो यहां पर दो फेल वाले दे रखे हैं, पास वाला, तो डायग्राम फेल के लिए बना लो। फेल के लिए कैसे? पहला है साइंस के लिए, साइंस के लिए तो 48% है, तो यहां 52% कर दो। दूसरा गणित के लिए, तो यहां पर कितना हो गया? 56% कर दो। दोनों के लिए तो 32% बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो कैटेगरी होती है ना, ये कैटेगरी होती है जो केवल ओनली सिर्फ इनको दर्शाती है। सिर्फ साइंस में फेल होने वाले कितने हैं? 20%। पूरा गोला 52 का है, 32 वो है जो मैथ्स में भी फेल हो रहे हैं, लेकिन साइंस में भी तो फेल हो रहे हैं, 20% ये है। इसकी बात करें तो पूरा 56 है, 56 में से 32 चला गया तो 24% आ जाएगा। ठीक है, अब ये डायग्राम में सारे फेल वाले हैं, तो फेल आदमी कितने तरीके से हो सकता है? या तो साइंस में फेल हो जाए, और या फिर आपका मैथ्स में फेल हो जाए, या फिर दोनों में फेल हो जाए। तो फेल यहां पर जब हुआ तो 76% फेल हो गए। टोटल 100% होते हैं, तो पास कितने बचे? 24%। बात खत्म। ठीक है, 24% पास हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब बताइए, कोई समस्या आप लोगों को? क्वेश्चन एकदम इजी है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ओके, तो उम्मीद करता हूं भाई साथ साथ में आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, देन इट्स एरिया वुड इंक्रीज बाय। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? देखिए, एरिया की बात करते हैं तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, भूल जाओ, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू आर आ जाएगा। तो इसका मतलब 10% यहां वृद्धि हो रही है और 10% यहां वृद्धि हो रही है। तो वो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी 100 लगा दो। अदरवाइज आप इसको ऐसे रख दो कि भाई सर 10 की चीज है, 10% का मतलब कितना होता है? आपने कहा सर 1/10 होता है। 10 की चीज 11 में बिक रही है, 10 की चीज 11 में बिक रही है, तो कुल मिला के 100 रुपए की चीज कितने बिक रही है? 121 में। तो 100 से कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है। 21% का क्या हो जाएगा? वृद्धि। कई बार पेरीमीटर पर पूछ लेता है, इसके सरकमफ्रेंस पे, जो कि होता है 2πr। 2π कांस्टेंट होता है, तो c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो इसका मतलब ये 10% बढ़ा तो ये भी कितना हो जाएगा? 10% बढ़ जाएगा। कई बार डायमीटर पे पूछ लेते हैं, डायमीटर क्या होती है? 2r, रेडियस का दुगना। 2 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये 10% बढ़ा तो ये भी 10% बढ़ जाएगा। तो भाई ध्यान में रखना, अब त्रिज्या की जगह ये क्या क्या लिख सकता है? आपको पता है, जो त्रिज्या में हो रहा है वही डायमीटर में, त्रिज्या में हो रहा है वही सर्कमफेरेंस में, परिधि में। तो यहां पर या तो परिधि लिख देगा, तो भी त्रिज्या ही मान के चलना, या व्यास लिख देगा, सरकमफेरेंस या डायमीटर मेंशन कर सकता है। एग्जामिनर आपके साथ में इतनी चीजें खेल सकता है। क्लियर? चलिए, ऐसा ही का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। एस डिपॉजिट्स ए टोटल ऑफ 50,000 इन टू अकाउंट्स विच गिव 8% एंड 12% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली respectively. After 1 year he gets a total rupees 5,200. How much money does he deposit in the account with a 12% interest rate? एस दो खातों में कुल 50,000 की धनराशि जमा करता है, जिन पर क्रमशः 8% और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो एक वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 5200 रुपए प्राप्त होते हैं। तो उसने 12% की दर से कितनी राशि जमा करवाई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे? इस क्वेश्चन में कुछ है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। कैसे करोगे भाई इसको? आपने कहा सर 8% है,
एक सर 12% है। करने का तरीका बताता हूं। एक बात बताओ, 50,000 रुपए की राशि थी, तुम्हें कुल मिला के 5200 मिले। मान लो ये 8% पर दी, ये 12% पर। आप ऐसा मान लो इस पूरे की पूरे अमाउंट को ना तुमने 50,000 को 8% पर ही दे दिया। इसका मतलब इसका 8% जब निकालोगे 4,000 रुपए आएगा। आपने कहा सर 4,000 रुपए, इसको 12% पर दे दो एक बार, तो 2 जीरो हटा दो, 12 5 कितना हो गया 60, यानी 6,000 रुपए आ जाएगा। ना मुझे इतना मिला ना इतना मिला, मिला मुझे कितना, इतना। एलिगेशन मेथड लगेगा भाई। कैसे? मैक्सिमम में से मिनिमम घटाना होता है ऐसे तिरछा डायगोनल वे में। 800 यहां पर आ जाएगा। यहां पर आपने देखा गैप कितना आ गया 1200। यहां पर कुल मिला के अंतर की, यहां पर रेशियो की बात करूं तो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2:3 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, 2:3 का मतलब है 5, 5 का मतलब कितना है 50,000, एक का मान कितना आ गया 10,000। आपसे पूछा बताओ 12%, 12% ये है सेकंड वाला, तो इस पर कितनी राशि आपकी जमा की गई थी। तो 10,000, तो इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी राशि आ जाएगी, ए ऑप्शन आ जाएगा 30,000 रुपए। कितना आ जाएगा भाई 30,000। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या ऐसे मुंडी हिला रहे हो? तो सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर चेक करूंगा कमेंट सेक्शन कि कितने लोगों के कमेंट आ रहे हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन किए, जो आपको कंसेप्ट बताएं, जो आपको मेथड्स मैंने बताएं, भाई मेरे पढ़ाने का तरीका ये होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अपने पास में फिर भी कम टाइम है ना। अगर टॉपिक में जब पढ़ते हैं तो हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं, चीजों को और बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, A thief is noticed by a policeman from a distance of 150 meter. The thief start running and the policeman chases him, and the thief and the policeman run at the rate of 8 kph and 10 kph respectively. At what distance will the policeman catch the thief? एक पुलिसकर्मी को चोर 150 मीटर की दूरी पर देखता है। एक पुलिसकर्मी को चोर आगे ही होगा, है ना, और पुलिसकर्मी पीछे होगा, दोनों एक डायरेक्शन में भागेंगे। अब ऐसे तो है नहीं, चोर को देखा चोर इधर भाग गया, पुलिसकर्मी ने चोर को देखे वो इधर भाग गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत भाग रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमेशा रिलेटिव स्पीड बनती है। जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, चलते हैं, मान लो मैं चल रहा हूं, आप भी चल रहे हो, तो अपनी जो स्पीड है ना, वो उसको चाहे हम सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, वो बात की बात है। इसको हम जो चाल होगी ना हमारी रिजल्टेंट, उसको हम सापेक्ष चाल बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। क्या बोल देंगे, सापेक्ष चाल बोल देंगे। लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़ो, आप इसको चाल ही बोलो। क्या बोलोगे, चाल ही बोलोगे या रिलेटिव स्पीड बोलोगे। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो चोर अगर 8 kph से चल रहा है तो पुलिसकर्मी 10 kph से चल रहा है। इसका मतलब 10 में से 2, 8 चला गया, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। मतलब 8 से चल रहा है तो पुलिसकर्मी को 8 चलना ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा चलना पड़ेगा। वही सापेक्ष चाल है, कितना ज्यादा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि बताइए पुलिसकर्मी चोर को कितने मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। कौन पकड़ लेगा, पुलिसकर्मी। किसको, चोर को। कितनी दूरी पर। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन भाई, जिसको जो पकड़ना चाहता है उसी की स्पीड। पुलिसकर्मी की स्पीड कहां है 10, हम यहां पर 10 ले लेंगे। क्लियर। उसके बाद में आगे चलते हैं। हमने देखा, सॉरी ये 10 ले लिया। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम हमेशा होता है डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाती है, स्पीड। तो यहां पर हमने देखा 150 मीटर की दूरी पर उसको देखा है, तो मीटर को हम स्पीड किलोमीटर में तो 1000 का भाग दे देंगे, ये बन गया किलोमीटर में। और अब नीचे इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी है भाई 2। टाइम निकालना है भाई, कितने टाइम इसको पकड़ लेगा। तो आप कहोगे सर 150 मीटर है, तो मीटर को पहले किलोमीटर में बदलो, 1000 का भाग दे दो, नीचे 2 का भाग दे दो। ठीक है, अब ये बन गया टाइम। तो स्पीड चोर पकड़ना, पुलिसकर्मी पकड़ना चाहता किसको, चोर को, तो यहां पर पकड़ने में लगा टाइम और उसकी स्पीड पुलिसकर्मी की, डिस्टेंस आ जाएगी यहां से। आप देख लो कितना आ गया भाई, ये 3 आ जाएगा, और ये यहां पर कितना आ जाएगा भाई 20। ठीक, और
अच्छा किलोमीटर में आ जाएगा ना, यहां से 0 से 0 आपका कैंसिल आउट, तो 3/4 किलोमीटर। अब 3/4 किलोमीटर का कितना आ गया, 750 मीटर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। पकड़ने में लगा समय और कौन इसको पकड़ेगा, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। अगर पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय दूरी करनी होती, या तो 150 उसमें से घटा दो, 600 मीटर चलेगा, या फिर आप ऐसा करो चोर की यहां पर 8 लिख देना, बस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड देन फाइंड द रिजल्ट से स्क्वायर रूट। ठीक है, रिजल्ट का स्क्वायर रूट 256 का वर्गमूल कितना होता है। आपने कहा सर 256 का वर्गमूल निकालना है, और क्या भाई, और 16 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 16, और फिर परिणाम जो आएगा ना इसका फिर वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब ये है, इसका 16 होता है, इसका 4 होता है, अगेन 64 बन जाएगा, रूट 64 का फिर अगेन करोगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। बस खत्म बात। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, a set consists of 5 consecutive integers starting from 3. What is the percentage decrease in the average of the set when the greatest integer is removed from the set? एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बात को समझिएगा, 3 से शुरू होने वाले कितने पूर्णांक हैं। आपने कहा सर 3, 4, 5, 6, 7। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी जैसे मान लो नंबर हो, गैप बीच में उनके सेम हो, जैसे मान लो 10, 20, 30 और 40। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, उनका अगर एवरेज निकालो, ठीक बीच की संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, एवरेज बीच का आएगा 2। हमेशा अगर जब गैप सेम रहता है, गैप हमेशा अगर इक्वल होगा, तो एक ही कंसेप्ट काम करता है कि एवरेज होता है वो हम फर्स्ट प्लस क्या कर देते हैं, लास्ट कर देते हैं, और नीचे आपका क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, या फिर ठीक बीच वाले को पकड़ो। इस केस में एवरेज कितना था ये। जब हमने नेक्स्ट केस में क्या किया कि यहां पर, अब नेक्स्ट केस में 7 को हटा दिया, 4, 5 और 6। अब भाई एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तो इनके बीच में आएगा, अब इनके बीच में आएगा, तो एवरेज कितना बन जाएगा, 4.5 बन जाएगा। कैसे, आप खुद देख लो भाई, एवरेज यहां पर कितना बन जाएगा, 4.5 बन जाएगा, यहां आएगा अब 4.5 बन जाएगा। इसका मतलब कैसे, फर्स्ट प्लस लास्ट, 3 और 6 9, 9 का आधा कितना हो गया, 4.5। कितना कम हो गया, आपने कहा सर यहां पर जो कमी हो रही है ना वो 0.5 की कमी होगी। कितने पर, जो पहले वाला था, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना आ गया, आपने कहा सर 0.5 की कमी 5 पर इंटू कितना आ गया, 100। 10% का यहां पर क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। कितने परसेंट की भाई, 10% की यहां पर डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, कोई समस्या। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। देखिए सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो जिसके अंदर सारे 9 ही 9 हो वो बड़ी संख्या बन जाए। सबसे छोटी की बात करें तो 1 के अलावा सारे 0, 4 अंकों की छोटी संख्या की बात कर रहा है। आपने कहा सर 9, 9 और 9, और यहां पर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 98,999। ठीक है, चलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई ना आपको। बस यही सबसे बड़ी बात है। When a number is divided by 2 to 1 and the remainder remains 30, if the same number is divided by 13, find the remainder। किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल कितना रहता भाई, आपका 30। यदि उस संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम है। यहां पर करना क्या है आप लोगों को, कह रहा है कि 221 से किसी संख्या में भाग देते हो तो उस केस में रिमाइंडर कितना आ जाता है, R1 कितना आ गया, 30। फिर कह रहा है कि आप उसी संख्या को 13 से भाग दोगे तो R2 कितना हो जाएगा। एक चीज आप समझना, ऐसा आपको फिक्स इसकी लैंग्वेज रहेगी। आप सबसे पहले इसमें चेक करोगे, अगर इसमें डिवाइड होता है, पहले डिवाइजर में दूसरे का अगर डिवाइड होता है तो तुम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, वो वाला होगा। ठीक है, 13 का इसमें दिया,
आपने कहा सर ये टोटल आपका जा रहा है 13 के अंदर, तो यहां पर फिर बाद में क्या करोगे कि R1 पहले वाले में 13 का भाग दे दो, बस हो जाएगा। तो हमने 30 में किसका दिया भाई, 13 का, तो 30 में 13 का दिया, तो रिमाइंडर हमारे पास में जो शेषफल है वो कितना निकल कर आ रहा है, 26 तक गया, 4 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, खत्म बात। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इसका पैटर्न आपका यही रहेगा। क्लियर है? तो फटाफट इसको पैटर्न को देख लीजिएगा। ओके, आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो सोल्व कीजिए भाई। द सम एंड द डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर द 512 एंड 496 रेस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 72 देन द अदर नंबर इज। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर इतना इतना है तो एक संख्या 72 तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक्चुअली में क्या, जब भी नंबर निकालना होता ना तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा ध्यान में रखना, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम कैसे निकालें, तो जब भी आपको ध्यान में रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ दिया गया हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको करके बता देता हूं। एलसीएम ज्यादा होगा एचसीएफ से, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 496। यहां से देखिए, इसको हटाओगे तो आपने देखा कि सर एलसीएम अगर आपको निकालना है, यहां से एलसीएम अगर आपको निकालना है, देखो करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक मेथड से इसको बता रहा हूं। आप इसमें क्या 98, तो 8 10 और ये कितना बन जाएगा भाई, तो एलसीएम हमारे पास में कितना आ गया सर, 504 आ गया। ठीक है, 504 आ गया, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, दोनों मिला के 512 है, तो एचसीएफ 8 आ जाएगा। इसको यहां रख दो। तो आपने देखा सर सेकंड नंबर अगर हमें निकालना है तो बहुत इजी है, आसान है। कैसे, आप यहां पर 504 रखो और मल्टीप्लाई पे कितना 8 कर दो, नीचे ये नंबर कितना 72 आ जाएगा, 72। ठीक है, पहला नंबर इसको इधर ले आएंगे, 8 से गया 9 बार, 9 से गया 5 45 और 6 यानी 56 आ जाएगा। कितना है भाई, 56। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आ गई बात आपको, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच 1200 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को विभाजित करने पर 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर किससे गुणा किया जाना चाहिए। देखिए इसको करने के वैसे तो तरीके काफी है, लेकिन मैं जब 2 से करूं तो ये 2400 बन जाएगा, इससे करूं तो ये 3600 बन जाएगा, इससे करूं तो ये 4800 बन जाएगा, इससे करूं तो ये कितना बन जाएगा आपका 6000 बन जाएगा। तो आप एक चीज बताइए, लास्ट में 2 जीरो, इसका मतलब जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा। कैसे, जैसे 100 है तो 2 जीरो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 2 जीरो का मतलब 1 जीरो बाहर आ गया, 1 का 1 होता है तो 10 का होता है। 400 होता है तो 400 में 1 जीरो बाहर आ गया, 4 का 2 होता है। इसी तरीके से 24 किसी का होता है क्या, नहीं। 48 नहीं, 60 नहीं, तो फिर क्या होता है 36, 3 से करना पड़ेगा। ये तो है हमारा बेसिक मेथड। ठीक है, मतलब डायरेक्ट हमारी अप्रोच, जो मेरी अप्रोच है वो वाली अप्रोच है। बाकी आपको बेसिक अप्रोच से ये होता कैसे, आप इसको क्या करो 1200 को तोड़ लो। ठीक है, 1200 कैसे तोड़ोगे, 2 का दिया, मतलब आपको अभाज्य गुणनखंड करने, प्राइम फैक्टर आपको करने पड़ेंगे। तो आपने यहां पर देखा 600, 600 में 2 का दिया 300, 300 में 2 का दिया 150, 150 में 2 का दिया 75, 75 में फिर आपको 3 का देना पड़ेगा 25, फिर 5 का देना पड़ेगा, फिर 5 का देना पड़ेगा। अब इनके जोड़े बनाना स्टार्ट कर दो, जिनके जोड़े बनते हैं अच्छी बात है, जिनके नहीं बनते उनके बनाओ। किसके नहीं बन रहे, 3 के नहीं बन रहे, एक 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बताइए, हमने 30 क्वेश्चन करने थे, हमने कंप्लीट कर लिए। अब बताइए आपको 30 क्वेश्चन कैसे लगे, यानी आपका जो ये 1.5 घंटे का टाइम है वो कैसे बीता, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में मैं आपसे छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, जो कि देखिए प्रैक्टिस के रिगार्डिंग किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, और वो क्या बात बोली है कि नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू, नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इन इट इनटू प्रैक्टिस। कि नॉलेज कोई मायने नहीं रखता जब तक आप उसको प्रैक्टिस में ना झोंक दो, या जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना करो।
सिर्फ नॉलेज हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई कुछ हासिल नहीं होना है। नॉलेज है और आप उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही आप लोगों की सफलता का राज होता है। तो अगर आपको सक्सेस लेनी है, आप चाहते हो कि हमें मतलब मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए, विद इन टाइम हमारा पेपर होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हाई एक्यूरेसी रहनी चाहिए, इस लाइन को आज ही अपनी दीवार पर जहां पर स्टडी टेबल है उसके ऊपर लिख लीजिएगा कि नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू, यानी सिर्फ कचरे के समान है। कब? जब तक आप उसकी प्रैक्टिस को ना करो, यानी उसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आते। इसलिए मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है आप कसम खाओ कि हम डेली रेगुलर बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो भाई ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिस के लिए, और इसका आंसर मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको सोल्व करोगे। ठीक है, सोल्व करके शिक्षा कुल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आप वहां पर डालोगे कि भाई हमने इसको सोल्व किया है। उसके बाद में इसी तरीके से आपको क्लासेज में मिलता रहेगा। ये आप देखिएगा, ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन करके आप वहां पर डालोगे। दोनों के कंसेप्ट में इस पूरे 30 क्वेश्चन के अंदर मैं बता चुका हूं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नो डाउट मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो हर क्लास के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आपको बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कंसेप्ट है, वो देखने को मिलेंगे, और उसके साथ में प्रैक्टिस के रिगार्डिंग आपको मोटिवेशन, आपको मेंटर, प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको पूरे कंसेप्ट, उसके साथ में प्रैक्टिस और डायरेक्ट अप्रोच आपको बताई जाएगी। तो सोचिए एक क्लास के अंदर सारे आपके जो गुण हैं वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अब आपको डिसीजन करना है, वो आप लोगों को करना है। अगर आप चाहते हो कि हमें फ्री क्लासेस देखनी है तो आज ही आपको इस ऐप को यहां से डाउनलोड कर लेना है। किस नाम से भाई? द शिक्षा कुल ऐप के नाम से डाउनलोड करना है, और वहां पर कंप्लीटली फ्री क्लासेस आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने और भी दोस्तों को बताइए, और उनको कहिए कि भाई अगर आपको सीखना है मैथ्स को पढ़ना कैसे है तो इस क्लास को जरूर अटेंड करें। तो दोस्तों इसी के साथ में इस क्लास को फिर यही अपने समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।